अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज हमारा लेक्चर नंबर 18 है और आज के हमारे ऑब्जेक्टिव्स ये हैं कि सबसे पहले हम प्रीवियस लेक्चर की रिवीजन करेंगे और सेकंड हमारा ऑब्जेक्टिव ये है कि आज हम डिस्कस करेंगे कि स्टैटिक और डायनामिक एलोकेशन किस तरीके से होती है मेमोरी में। और इसके अलावा सिंबल टेबल को हम डिटेल से देखेंगे कि कंपाइलर जो है वो सिंबल टेबल को कैसे इस्तेमाल करता है और इसकी क्यों ज़रूरत पेश आती है, इसका स्ट्रक्चर कैसे होता है, इसकी इम्प्लीमेंटेशन कैसे होती है। तो ये हमारे जो है आज का सेकंड जो है वो ऑब्जेक्टिव है। तो लास्ट लेक्चर में हमने डिस्कस किया था एक्टिवेशन ट्री। तो एक्टिवेशन ट्री इन फैक्ट हमारे पास डिफरेंट नोड्स होते हैं और जैसे ये हमारे पास एक रूट नोड है, उसके फर्दर एक चाइल्ड नोड है और चाइल्ड नोड के भी फर्दर चाइल्ड नोड्स हैं। तो हमने इसमें बात की थी प्रोसीजर की। तो प्रोसीजर क्या होता है, वो बेसिकली हमारा एक फंक्शन होता है जिसमें डिफरेंट जो है हमारे पास हम फंक्शनैलिटी को जो है वो इसमें इम्प्लीमेंट करते हैं। जैसे ये एक मेन का फंक्शन है और उसका प्रोसीजर क्या है, उसके प्रोसीजर में इंट n है, इसके प्रोसीजर में दो और सब फंक्शंस हैं, तो जो कि इसको मिला के एक प्रोसीजर कहलाता है। तो जो एक प्रोसीजर होता है वो ट्री का नोड कहलाता है। तो जो पहला हमारे पास नोड है वो हमेशा हमारा मेन फंक्शन होगा और उसको हम जो है वो रूट नोड बोलेंगे। बाकी जो इस प्रोसीजर के अंदर जो हमारे पास फर्दर फंक्शंस होते हैं, जैसे हमारे पास रीड अरे का फंक्शन है, क्विक सॉर्ट का फंक्शन है, तो ये जो फंक्शंस होते हैं वो इन फैक्ट हमारे जो है वो चाइल्ड नोड बन जाते हैं और इस फंक्शन के। तो यहाँ पर वर्ड लिखा हुआ है एक्टिवेशन ट्री का। तो एक्टिवेशन का मतलब है कि किसी चीज़ को सर अंजाम देना, किसी चीज़ को एक्टिवेट करना। ये एक्टिव से एक्टिवेशन का जो है वर्ड जो है ये यहाँ पर इस्तेमाल किया गया है। एक्टिवेशन का मतलब है किसी चीज़ को स्टार्ट करना, एक्टिवेट करना, इन्वोक करने के जो है वो मीनिंग में आता है। जैसे मेन को एक्टिवेट करेंगे तो उसके जो चाइल्ड फंक्शंस हैं जैसे रीड अरे है, क्विक सॉर्ट है, तो वो जो है वो एक्टिवेट हो जाएंगे। तो इसको हम एक्टिवेशन ट्री बोलते हैं। तो इस एक्टिवेशन ट्री को बैकएंड के ऊपर ये जो है स्टैक एक डाटा स्ट्रक्चर है जिसको हम इस्तेमाल करते हैं एक्टिवेशन ट्री के लिए। ये हमारे पास डिफरेंट फंक्शंस हैं, जैसे मेन का हमारा एक मेन फंक्शन है और उसके अंदर हमारे पास सब फंक्शन है, जैसे एक सब फंक्शन है, बी है, सी है। तो अगर हम हीप इसकी बात करते हैं स्टैक की, तो स्टैक डाटा स्ट्रक्चर में क्या होता है कि ए को ये हमारा एक फंक्शन है और एक ये सब फंक्शन है, इसको चाइल्ड फंक्शन भी बोलते हैं। तो इसको हम जब एक्टिवेट करते हैं, इसको हम चलाते हैं, तो उससे पहले क्या होता है कि जो ये जो इसका मेन फंक्शन है उसकी लाइंस को मेमोरी में जो है वो लोड कर दिया जाता है। जब इसको लोड कर दिया जाता है तो फिर ये पॉसिबल होता है कि इस फंक्शन की जो है वो हम एक्टिवेशन स्टार्ट कर दें। और अगर अगर बी को हमने एक्टिवेट करना है, ये एक हमारा फंक्शन है, तो उससे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, ए की कुछ रिकॉर्ड को हमें स्टैक के अंदर लोड करना पड़ेगा। तो जब हम इसको लोड करेंगे तो तभी हम इसको एक्टिवेट कर सकते हैं। तो इस तरीके से जो है बाकी फंक्शंस भी जो है हम जो है वो एक्टिवेट करेंगे। तो ये लास्ट लेक्चर में हमने इसको डिटेल से हमने डिस्कस किया था। आज हम देखेंगे कि स्टैटिक एलोकेशन क्या होती है। तो स्टैटिक का मतलब है कि एक ऐसी चीज़ जो कि हम तब्दील नहीं करते, स्टैटिक रखते हैं, उसमें कोई तब्दीली नहीं आती, उसको हम स्टैटिक कहते हैं। इन दिस एलोकेशन स्कीम द कंपाइलेशन डाटा इज़ बाउंडेड टू अ फिक्स्ड लोकेशन in the memory and it does not change when the program execute।
तो ये प्रोग्राम का वो हिस्सा है जिसको हमने फ़िक्स मेमोरी देनी है। फ़िक्स मेमोरी का मतलब है कि उसमें हम तब्दील नहीं कर सकते। अगर हमने उसको 200 MB की एक मेमोरी की एलोकेशन दी है तो वो 200 MB ही रहेगी। As the memory requirement and storage locations are known in advance, runtime support package for the memory allocation and deallocation is not required। चूँकि हमारे कोड के दो पार्ट्स होती हैं, एक वो पार्ट है जो कि हमें पहले से ही पता होता है, वो नोन है। वो कौन सा होता है? जैसे हमारा मेन का फंक्शन है, हमारी फ़िक्स वैल्यूज़ हैं, हमारे जो इस वक्त हमारे पास बिल्ट इन फंक्शंस हैं, उसका हमें पहले से पता होता है। अगर हमने उनको एक्टिवेट करना है तो हम फिक्स्ड मेमोरी एलोकेशन उनको एलोकेट करेंगे। लेकिन जिसका हमें नहीं पता, जैसे वेरिएबल है, पैरामीटर की पासिंग है, तो उसका हमें नहीं पता होता कि रन टाइम पे जो है उसकी क्या वैल्यूज़ आ सकती है यूज़र की तरफ से। तो फिर क्या करेंगे, उनको डायनामिक मेमोरी एलोकेशन करेंगे। तो ये आपके सामने जो है वो एक हमारे पास एक मेमोरी का एक स्टैक है। तो आप ये देखें, इस मेमोरी का ये जो पार्ट है ये डायनामिक मेमोरी कहलाता है। और अगर हम इस मेमोरी को ये देखें, ये पार्ट जो है ये फ़िक्स पार्ट है। तो इस फिक्स पार्ट में हम टेक्स्ट की मेमोरी और स्टैटिक डाटा जो है वो हम यहाँ पर लोड करेंगे, क्योंकि ये हमें नोन है, हमें पहले से ही पता है। लेकिन जब हम स्टैक की बात करेंगे, हीप डाटा स्ट्रक्चर की बात करेंगे, तो ये डायनामिकली हम एलोकेट करेंगे। अगर आप यहाँ पर देखें तो अगर हमारे पास हीप है, हीप भी एक डाटा स्ट्रक्चर है। तो हीप को मैं पहले आपको बता देता हूँ कि हीप डाटा स्ट्रक्चर कैसा होता है, ताकि इसको फिर समझना हमारे लिए आसान हो जाएगा। आई डू होप कि काफ़ी स्टूडेंट्स को डाटा स्ट्रक्चर अगर आपने पढ़ा है तो उसमें डाटा स्ट्रक्चर, हमारे पास काफ़ी डाटा स्ट्रक्चर्स थे। हमारे पास स्टैक था, हमारे पास अरेज थी, हमारे पास डबल अरे थी, हमारे पास हीप डाटा स्ट्रक्चर था। इसके अलावा हमारे पास बाइनरी सर्च ट्रीज़ थे। तो ये काफ़ी डाटा स्ट्रक्चर्स हमारे पास अवेलेबल हैं। तो हीप डाटा स्ट्रक्चर कुछ इस तरीके से होता है कि हमारे पास एक रूट नोड होता है, फिर हमारे पास चाइल्ड नोड्स होते हैं, फिर हमारे पास लीफ नोड्स होते हैं। ये ट्री की फॉर्म में होता है। तो हीप डाटा स्ट्रक्चर में फर्दर मिन हीप भी होती है और मैक्स हीप भी होती है। तो मिन हीप का मतलब ये होता है कि जो पेरेंट की नोड की जो वैल्यू होती है वो चाइल्ड से कम होती है, तो इसलिए इसको मिन हीप कहते हैं। तो यहाँ पर अगर हम देखें तो 30 से कम वैल्यू है इसके पेरेंट की, और यहाँ पर हम देखें ये चाइल्ड नोड है और इसकी जो वैल्यू है वो अपने पेरेंट से ज़्यादा है। तो इसके पेरेंट जो है वो ये है, उसकी 30 वैल्यू, और इसके पेरेंट की वैल्यू जो है वो 10 है। तो इसको हम कहते हैं मिन हीप। तो मैक्स हीप में ये होता है कि पेरेंट्स की वैल्यू ज़्यादा होती है उसके नोड की। तो इस तरीके से ये जो हीप है, अगर हम हीप को देखें तो हीप जो है वो अपवर्ड जो है वो एक्सपेंड करती है, और स्टैक डाटा स्ट्रक्चर डाउनवर्ड जो है वो स्टैक डाटा स्ट्रक्चर जो है वो एक्सपेंड करता है। तो हमारे पास मेमोरी में दो पार्ट्स हो गए। एक वो पार्ट है जिसमें हमने वो डाटा इस्तेमाल करना है जो हमें नोन है। हमें पता है कि इसको कितनी मेमोरी की एलोकेशन की ज़रूरत है, तो वो हम मेमोरी का ये पार्ट एलोकेट कर देंगे। और बाकी जो हमें नहीं पता कि वेरिएबल की वैल्यू क्या होगी, पैरामीटर के अंदर कौन सी वैल्यू जो है वो पास होगी, तो उसको फिर हम कैसे करेंगे, वो हम इस मेमोरी एलोकेशन में डायनामिकली एलोकेट करेंगे। हमारे पास ज़्यादा डाटा है तो हम ज़्यादा मेमोरी एलोकेट करेंगे, अगर हमारे पास कम डाटा है तो हम कम मेमोरी जो है वो एलोकेट करेंगे। Variables local to a procedure are allocated and deallocated only a runtime। तो जब हम कोई मेमोरी को एलोकेट करते हैं तो रन टाइम पे हम ये डिसाइड करते हैं, हमारा कंपाइलर रन टाइम पे डिसाइड करता है कि इसको कितनी मेमोरी दी जाए।
और जब हम मेमोरी एलोकेट करते हैं तो फिर डी एलोकेट भी करते हैं, क्योंकि फ़र्दर हमारे प्रोग्राम में फ़र्दर डाटा जो है उसको भी रिक्वायर होती है, तो इसलिए डी एलोकेशन भी करते हैं। हीप एलोकेशन इज़ यूज टू डायनेमिकली एलोकेट द मेमोरी टू द वेरिएबल एंड क्लेम इट बैक व्हेन द वेरिएबल्स आर नो मोर रिक्वायर्ड। तो जब हम वेरिएबल डिक्लेयर करते हैं, वेरिएबल को जब मेमोरी की ज़रूरत होती है तो हम हीप डाटा स्ट्रक्चर इस्तेमाल करते हैं। तो हम उसको क्या करते हैं, हम मेमोरी एलोकेट करते हैं, और जब हमें वेरिएबल की ज़रूरत नहीं होती तो फिर हम उससे मेमोरी वापस ले लेते हैं। एक्सेप्ट statically allocated memory area, both stack and heap memory can grow and shrink dynamically and unexpectedly. Therefore, they cannot be provided with a fixed amount of memory in the system. तो ये वही वाली बात है जो कि मैंने अभी डिस्कस की कि हमारे पास जो स्टैक और हीप मेमोरी है वो चूँकि डायनामिकली हम उसको एलोकेट कर रहे हैं, हमारे पास ज़्यादा डाटा है तो हम ज़्यादा मेमोरी एलोकेट करेंगे, अगर कम डाटा है तो कम मेमोरी एलोकेट करेंगे। तो इस तरीके से ये वाली मेमोरी का जो पार्ट है वो एक्सपेंड भी होगा और श्रिंक भी होगा। श्रिंक का मतलब है कि कम भी होगा। एज शोन इन द इमेज अबव, द टेक्स्ट पार्ट ऑफ द कोड इज़ एलोकेटेड अ फिक्स्ड अमाउंट ऑफ मेमोरी। तो अगर हम यहाँ पर देखें तो हमारे पास कोड में जो टेक्स्ट पार्ट है उसको हमने फिक्स किया हुआ है। तो टेक्स्ट पार्ट जो होता है वो इनफैक्ट नोन होता है और उसमें कोई डायनामिकली एलोकेशन की ज़रूरत नहीं होती, तो ये पार्ट यहाँ पर एलोकेट कर दिया जाता है। स्टैक एंड हीप मेमोरीज आर अरेंज्ड एट द एक्सट्रीम्स ऑफ टोटल मेमोरी एलोकेटेड टू द प्रोग्राम, बोथ श्रिंक एंड ग्रो अगेंस्ट ईच अदर। तो ऑब्वियसली स्टैक और हीप मेमोरी हम डायनामिकली एलोकेट करते हैं, और जितना इस प्रोग्राम को जो प्रोग्राम को हमने मेमोरी दी होती है वो उस लिहाज से ही या तो वो ग्रो करता है या वो श्रिंक करता है। जैसे एक प्रोग्राम को हमने ऑपरेटिंग सिस्टम ने कहा कि ये जो प्रोग्राम है इसको 500 MB से ज़्यादा स्पेस नहीं देनी, तो वो जो डाटा होगा वो 500 MB के अंदर ही जो है वो एग्जीक्यूट किया जाएगा। ये हमारा हीप डाटा स्ट्रक्चर हो गया। अब आते हैं पैरामीटर पासिंग की तरफ। तो पैरामीटर, द कम्युनिकेशन मीडियम अमंग द प्रोसीजर इज़ नोन एज पैरामीटर पासिंग। तो यहाँ पर फिर प्रोसीजर की बात आई है, तो फिर हम दोबारा लास्ट जो हमारा लेक्चर है उसको देख लेते हैं। ये हमारा एक पूरा प्रोसीजर है, ये भी हमारा एक पूरा प्रोसीजर है, ये हमारा मेन प्रोसीजर है। इस प्रोसीजर में ये प्रोसीजर आ जाता है, यानी कि ये जो सब प्रोसीजर है ये इस प्रोसीजर का पार्ट है। तो इस प्रोसीजर फॉर एग्ज़ाम्पल ये एक हमारा प्रोसीजर है, इसका अगर हमने कोई डाटा पास करना है तो हम क्या करेंगे, पैरामीटर के थ्रू डाटा पास करेंगे। जैसे ये हमारे पास पैरामीटर है, ये भी पैरामीटर है, ये हमारा पूरा एक प्रोसीजर है, ये उसका जो है वो पैरामीटर हम पास कर रहे हैं। तो इसकी बात हम करने जा रहे हैं। द कम्युनिकेशन मीडियम अमंग द प्रोसीजर इज़ नोन एज पैरामीटर पासिंग। तो एक प्रोसीजर जब दूसरे प्रोसीजर के साथ कम्युनिकेशन करता है तो वो क्या किया जाता है, वो एक दूसरे के साथ पैरामीटर पास करते हैं। ये ऐसे ही है कि एक पर्सन जब दूसरे पर्सन के साथ कम्युनिकेट करता है तो थ्रू कम्युनिकेशन वर्ड्स के थ्रू करता है। जैसे आप अगर मेरी बात अंडरस्टैंड कर रहे हैं तो इसका मतलब ये है कि मेरे और आपके दरमियान में एक शेयर्ड मेमोरी है, यानी कि मैं उर्दू और इंग्लिश के वर्ड्स इस्तेमाल कर रहा हूँ और वो जो वर्ड्स हैं वो आपको भी पता है और मुझे भी पता है। अब वो जो वर्ड्स हैं वो बेसिकली पैरामीटर्स हैं कि मैं अपने पैरामीटर्स को आप तक पहुँचा रहा हूँ, आपके पैरामीटर्स मेरे तक पहुँचेंगे। तो इस तरीके से हमारी कम्युनिकेशन होती है। तो इसी तरीके से हमारे पास जो कोड के अंदर प्रोसीजर्स होते हैं, तो वो जो प्रोसीजर्स होते हैं वो एक दूसरे के साथ वैल्यूज़ को पास करते हैं। तो वो जो वैल्यूज़ होती हैं वो कैसे पास करेंगे, पैरामीटर के थ्रू करेंगे। द वैल्यूज़ ऑफ द वेरिएबल्स फ्रॉम ए कॉलिंग प्रोसीजर आर ट्रांसफर्ड टू द कॉल्ड प्रोसीजर बाय सम मैकेनिज्म बिफोर मूविंग अहेड।
first go through some basic terminologies pertaining to the values in a program. तो जब हम एक प्रोसीजर से दूसरे प्रोसीजर को वैल्यू पास करेंगे तो उसका एक प्रॉपर मैकेनिज़्म है, उस मैकेनिज़्म के थ्रू एक प्रोसीजर से दूसरे प्रोसीजर तक वो इन्फॉर्मेशन, वो वैल्यूज़ पास होंगी। तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हमारे पास दो पार्ट्स आ जाते हैं, एक होती है आर वैल्यू, एक होती है आई वैल्यू। तो हमारे पास जो ये आई वैल्यू नहीं, ये एल वैल्यू है। एल स्टैंड फॉर लोकेशन। द वैल्यू, अब हम पहले आर वैल्यू को देख लेते हैं। द वैल्यू ऑफ एन एक्सप्रेशन इज़ कॉल्ड इट्स आर वैल्यू। तो फॉर एग्ज़ाम्पल ये हमारे एक वेरिएबल है, इस वेरिएबल का नाम हमने डे रखा है, तो उसकी वैल्यू क्या है, 1 है। तो ये जो 1 है ये हमारी आर वैल्यू कहलाएगी। The value contained in a single variable also becomes an R value if it appears on the right hand side of the assignment operator। तो आपने यहाँ पर देखना है कि असाइनमेंट ऑपरेटर के राइट साइड पे जो भी वैल्यू होगी वो कौन सी वैल्यू कहलाएगी, वो R वैल्यू कहलाएगी। R values can always be assigned to some other variables। तो आर वैल्यू जो है वो हम किसी दूसरे वेरिएबल में भी रखवा सकते हैं। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल हमारे पास ये एक वेरिएबल है डे, उसकी वैल्यू है 1। तो अगर हम यहाँ पर देखें तो 1 जो है वो आर वैल्यू है। तो हमारे पास एक और वेरिएबल है वीक, उसके अंदर कौन सी वैल्यू रखी हुई है कि जी डे मल्टीप्लाई बाई 7। तो 7 तो हमारी फ़िक्स वैल्यू हो गई। तो अब डे में क्या पड़ा हुआ है, वो 1 पड़ा हुआ है। तो अगर हम यहाँ पर देखें तो डे भी एक वेरिएबल है, तो एक वेरिएबल की वैल्यू दूसरी वेरिएबल में जो है वो रखवाई जा सकती है। कैसे पता लगा, इस असाइनमेंट ऑपरेटर से पता लगा कि इस असाइनमेंट ऑपरेटर की जो राइट साइड है उस पे पड़ी हुई जो भी वैल्यूज़ होंगी वो हमारी आर वैल्यूज़ कहलाएंगी। L value, the location of the memory address where an expression is stored is known as the L value of the expression. It always appears at the left hand side of the assignment operator। तो ये हमारा पास assignment operator है, इससे जो लेफ़्ट साइड पे हमारे पास एक एक्सप्रेशन है, ये हमारे पास एक वेरिएबल का नाम है। तो ये जो वेरिएबल है वो इटसेल्फ किसी न किसी मेमोरी लोकेशन में सेव होगा, क्योंकि जब भी कोई चीज़ आप सेव करते हैं या लिखते हैं तो फिर बैकएंड पे उसको सेव भी किया जाता है, क्योंकि जब उसको सेव करेंगे तो तभी उसके ऊपर कंप्यूटेशन परफॉर्म हो सकती है या आपको डिस्प्ले किया जा सकता है। तो असाइनमेंट ऑपरेटर से जो हमारे पास इस साइड पे जो हमारे पास वैल्यू होगी वो क्या कहलाएगी, वो हमारे पास एड्रेस की वैल्यू कहलाएगी। इसको हम एल वैल्यू कहलाते हैं, यानी कि इसको हम एल वैल्यू कहेंगे क्योंकि ये लेफ़्ट साइड पे अवेलेबल है। पैरामीटर पासिंग। फ्रॉम दिस एग्जाम्पल वी अंडरस्टैंड दैट कांस्टेंट वैल्यूज़ लाइक 1, 7, 12 and variable like day, week, month and year all have the R values. Only variables have L values as they also represent the memory location assigned to them। तो ये प्रीवियस जो है वो हमारी जो एग्जांपल थी, जैसे ये 1 है, 1 क्या है, ये डे है हमारे पास। ये 7 हमारी एक फिक्स है, ये वीक के अंदर जो है वो हमने इसको लिखा हुआ है। इसी तरह हमारे पास ईयर है, ईयर में हमने मंथ को मल्टीप्लाई बाय करके 12 किया है। तो ये हमारे पास जो है वो फिक्स वैल्यूज़ हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर बीइंग अ प्रोग्रामर आप मिस्टेक कर देते हैं या ऐसे कोई चीज़ लिखी आ रही है तो इज़ एन एल वैल्यू एरर, तो यहाँ पर हमारे पास एल वैल्यू एरर आ जाएगा। क्यों आएगा, क्योंकि ये एक फ़िक्स वैल्यू है। यहाँ तो लेफ़्ट साइड पे हमें किसी वेरिएबल का नाम लिखना चाहिए था, तो वेरिएबल का नाम कभी भी इंटीजर के ऊपर नहीं होता या नंबर्स के ऊपर नहीं होता। वेरिएबल का नाम जो है वो इनफैक्ट आप किसी करैक्टर से स्टार्ट करते हैं,
कोई आप कैपिटल लेटर्स में लिखते हैं या स्मॉल लेटर्स में लिखते हैं, और राइट साइड पे आप वैल्यूज़ जो है वो फिक्स वैल्यू भी दे सकते हैं या ये एक्सप्रेशन भी कर सकते हैं। तो ये रन टाइम हमारे पास एरर आ जाएगा कि जी एल वैल्यू का एरर है। ये हमारा कंपाइलर जो है वो फौरी तौर पे इसको देख के क्योंकि कंपाइलर के पास दो डिस्टिंक्शंस हैं, एक आर वैल्यू की है और एक एल वैल्यू की है, तो यहाँ पर वो एरर जनरेट कर देगा। अब आते हैं जी सिंबल टेबल की बात करते हैं। तो सिंबल टेबल्स क्या होते हैं? सिंबल टेबल इज़ एन इम्पॉर्टेंट डाटा स्ट्रक्चर क्रिएटेड and maintained by compilers in order to store the information about the occurrence of the various entities such as variable name, function names, object classes, interfaces etc. तो सिंबल टेबल हमारे पास क्या है? ये एक डाटा स्ट्रक्चर है, इसमें हम डाटा रखते हैं। कौन सा डाटा रखते हैं कि हमारे पास कौन से वेरिएबल्स के नेम्स हैं, उसकी टाइप क्या है, फंक्शंस के नेम क्या हैं और क्लासेस कौन सी हैं। तो ये हमारे पास एक बैकएंड पे एक टेबल बन जाता है। तो ये हमारे पास आप अगर देखें तो एक वेरिएबल का नाम है, तो ये वेरिएबल है और उसकी टाइप कौन सी है? ये इंटीजर की टाइप है। इसी तरीके से हमारे पास एक जो है सम अंडरस्कोर नम जो है वो हमारे पास एक सम का फंक्शन है और इसकी रिटर्न टाइप इंटीजर है। तो इस तरीके से जो आपके सोर्स कोड में चीज़ें इस्तेमाल हुई होती हैं उसका एक टेबल बन जाता है। आपने कौन कौन से एक्सप्रेशंस यूज़ किए हैं, उसकी कितनी अक्रेंस है, उसके और हमारे पास बिल्ट इन फंक्शंस कौन सी हैं, उनकी रिटर्न टाइप्स क्या होती हैं। तो इसको हम जो है वो एक टेबल में जो है वो मेंटेन करते हैं। सिंबल टेबल इज़ यूज्ड बाय बोथ द एनालिसिस एंड द सिंथेसिस पार्ट ऑफ द कंपाइलर। तो ये सिंबल टेबल जो हम कंपाइलर बनाता है, तो कंपाइलर के कौन से ऐसे पार्ट्स हैं जो इसको इस्तेमाल करते हैं? तो ये दोनों ही पार्ट्स जो है वो इसको इस्तेमाल करते हैं। जैसे एनालिसिस का पार्ट है या सिंथेसिस का पार्ट है, वो इसको इस्तेमाल करेगा। सिंबल टेबल, ए सिंबल टेबल में सर्व द फॉलोइंग पर्पसेस डिपेंड अपॉन द लैंग्वेज इन हैंड। तो सिंबल टेबल जो है वो कौन कौन से पर्पसेस इसको हम क्यों इस्तेमाल करते हैं, ये थोड़ा सा लैंग्वेज जो है इसमें वेरी कर सकती है, क्योंकि हमारे पास जो सोर्स कोड होता है वो या तो आप C++ में लिखते हैं या जावा में लिखते हैं या C# में लिखते हैं या और भी लैंग्वेजेस हैं उसमें लिखते हैं। तो हमारे सिंबल टेबल है और उसमें थोड़ी सी हम डिफरेंशिएट कर पाएंगे कि जी C++ का थोड़ा सा टेबल डिफरेंट होगा, जावा का डिफरेंट होगा, क्योंकि उसमें कुछ चीज़ें जो है वो डिफरेंट होती हैं। तो हम इस टेबल को इस्तेमाल करने का हमारा क्या क्या पर्पस होता है? To store the names of all entities in a structured form at one place। तो फिर क्या करेंगे हम? जितने भी आपके सोर्स कोड में एंटिटीज़ इस्तेमाल हुई हैं उसको हम एक ही जगह के ऊपर क्या कर लेते हैं? स्टोर कर लेते हैं। To verify if a variable has been declared, तो ज़ाहिर कंपाइलर जो है वो चेक करना चाह रहा है कि अगर किसी प्रोग्रामर ने प्रोग्राम लिखते हुए अगर उसने वेरिएबल को प्रॉपर्ली डिक्लेयर नहीं किया, तो आपका कंपाइलर किस पार्ट से उसको पता लगेगा? सिंबल टेबल से हम उसको पता लगेगा कि ये एक वेरिएबल अच्छे तरीके से डिक्लेयर नहीं हुआ। अच्छे तरीके से डिक्लेयर होने का मतलब ये होता है कि आपने वेरिएबल का नाम तो लिख दिया लेकिन उसकी टाइप नहीं लिखी, तो ये एक अच्छे तरीके से उसने डिक्लेयर नहीं किया। तो ये सिंबल टेबल की मदद से ही कंपाइलर को पता लगता है कि अगर उसने फॉर एग्ज़ाम्पल ये आपके पास सिंबल टेबल है, तो अगर उसने सम अंडरस्कोर नम का अगर उसने एक फंक्शन बनाया है और उसकी रिटर्न टाइप इंट नहीं लिखी, तो फिर क्या होगा? इस टेबल की मदद से कंपाइलर को पता लगेगा कि ये एक बिल्ट इन फंक्शन है, उसकी रिटर्न टाइप इंटीजर है। चूँकि इसकी रिटर्न टाइप इंटीजर है और ये जो हमारे पास
इस वक्त सोर्स कोड आया है, ये जिस प्रोग्रामर ने लिखा है उसने इसकी इंटीजर टाइप डिफ़ाइन नहीं की, तो इस टेबल की मदद से उसको पता लग जाता है कंपाइलर से, वो फौरी तौर पे उसको पॉइंट आउट करता है जहाँ भी सम अंडरस्कोर नम से रिलेटेड जो फंक्शन होता है जो उसने डिक्लेयर किया हुआ है वो वहाँ तक पहुँच जाता है। To implement the type checking by verifying assignments and expressions in the source code are semantically correct। तो obviously जब आप किसी भी सोर्स कोड को चेक करते हैं, आपका कंपाइलर चेक करता है, तो उसके डिफरेंट एक्सप्रेशंस को चेक किया जाता है। एक्सप्रेशन क्या होते हैं, जैसे हमारे पास एक इंट एक्स है, उसमें y प्लस जी रखा हुआ, तो y प्लस जी एक एक्सप्रेशन है, तो क्या प्रॉपरली वो एक्सप्रेशन जो है वो अच्छे तरीके से डिक्लेयर हुआ है कि नहीं हुआ, उसको सिमेंटिकली जो है वो चेक कर लिया जाता है। फॉर एग्ज़ाम्पल y प्लस z अगर x में रखवा दिया गया है असाइनमेंट ऑपरेटर के थ्रू, और y जो है वो कहीं डिक्लेयर ही नहीं हुआ, तो ये सिमेंटिकली चेक किया जाता है कि क्या वो डिक्लेयर हुआ है कि नहीं हुआ। टू डिटरमिन द स्कोप ऑफ अ नेम, अब यहाँ पर स्कोप की बात की हुई है, तो उसके लिए जो है वो हमने डिस्कस किया था प्रीवियस लेक्चर्स में। कोड की मदद से हमने देखा था कि एक लोकल स्कोप क्या होता है, एक ग्लोबल स्कोप क्या होता है। तो ये कंपाइलर की रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि वो इसको चेक करें कि लोकल स्कोप किसको कहते हैं, ग्लोबल स्कोप किसको कहते हैं। A simple table is simply a table which can be either linear or a hash table। तो अब यहाँ पर हैश टेबल की बात आ गई है। तो हैश टेबल तो हमारे पास एक डाटा स्ट्रक्चर होता है, उसको भी मैं दिखा देता हूँ कि हैश टेबल किस तरीके से होता है। इट मेंटेन्स एन एंट्री फॉर ईच नेम इन द फॉलोइंग फॉर्मेट। तो किस तरीके से हमारे पास सिंबल टेबल में डाटा पड़ा होता है, सिंबल का नाम होता है, उसकी टाइप होती है और उसके एट्रीब्यूट होता है। एट्रीब्यूट तो हम उस सूरत में लिखते हैं जब हमारे पास अवेलेबल होता है। तो अगर हमारे पास एट्रीब्यूट अवेलेबल नहीं है तो फिर हम क्या करेंगे, सिंबल का नाम लिखेंगे और उसकी टाइप लिखेंगे। जैसे हमारे पास ये एक सिंबल का नाम है, फॉर एग्ज़ाम्पल वैल्यू, ये एक वेरिएबल का नाम है, ये वेरिएबल है और उसकी टाइप क्या है, वो इंटीजर है। इसी तरह हमारे पास सम अंडरस्कोर नम है, ये हमारे पास एक फंक्शन है। ये कौन से वाला फंक्शन है, ये सम का फंक्शन है, इसकी रिटर्न टाइप क्या है, इंटीजर है। तो ये हमारे पास एक टेबल बना हुआ है। सिंबल टेबल, फॉर एग्जांपल इफ़ अ सिंबल टेबल हैज़ टू स्टोर द इंफॉर्मेशन अबाउट द फॉलोइंग वेरिएबल डेक्लेरेशन। तो हमारे पास हम अगर ये डेक्लेरेशन करते हैं, ये हमारे पास एक वेरिएबल का नाम है, ये उसकी टाइप है और ये उसकी एलोकेशन ऑफ द मेमोरी है। तो हम किस तरीके से इसको स्टोर करेंगे, इस तरीके से स्टोर करेंगे। सबसे पहले वेरिएबल का नाम आ जाएगा, फिर उसकी टाइप आ जाएगी, फिर उसकी एलोकेशन आ जाएगी कि क्या ये स्टैटिक का मतलब है अब ये चेंज नहीं हो सकता। इसके हम इम्प्लीमेंटेशन कैसे करेंगे। इफ़ अ कंपाइलर इज़ टू handle a small amount of data, then the symbol table can be implemented as an unordered list। तो हमारे पास दो टाइप की लिस्ट होती है, एक ऑर्डर्ड होती है, एक अनऑर्डर्ड होती है। अनऑर्डर्ड का मतलब ये होता है कि जिसमें कोई ऑर्डर नहीं होता, यानी कि 1 2 3 4 5 इस तरीके से हम उसको ऑर्डर में नहीं लेके आते। जिस ऑर्डर में होते हैं वही उनका ऑर्डर होता है, उसको हम अनऑर्डर्ड लिस्ट कहते हैं। विच इज़ ईजी टू कोड बट इट इज़ ओनली सूटेबल फॉर द स्मॉल टेबल्स ओनली। तो ये जो हमारे पास अगर हमारे पास डाटा कम है, थोड़ा है डाटा, तो फिर क्या करेंगे हम इसकी इम्प्लीमेंटेशन स्मॉल टेबल्स में कर लेंगे, अनऑर्डर्ड लिस्ट में कर लेंगे। ए सिंपल टेबल कैन बी इम्प्लीमेंटेड इन वन ऑफ द फॉलोइंग वेज। तो हम सिंबल टेबल को किस तरीके से जो है वो हम इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। लीनियर वे में कर सकते हैं, बाइनरी में कर सकते हैं। बाइनरी का मतलब होता है दो हिस्सों में डिवाइड हुआ। तो बाइनरी ट्री, सर्च ट्री के थ्रू भी कर सकते हैं, ये भी हमारा एक डाटा स्ट्रक्चर है। हैश टेबल के थ्रू भी कर सकते हैं। नेक्स्ट स्लाइड में मैं आपको एक्सप्लेन कर दूंगा कि हैश टेबल क्या होता है। अमंग ऑल सिंबल टेबल्स आर मोस्टली इम्प्लीमेंटेड एज हैश टेबल्स। तो
तो ज़्यादातर जो सिंबल टेबल्स होते हैं वो किस में जो है वो इम्प्लीमेंट हुए होते हैं, वो हैश टेबल में इम्प्लीमेंट हुए होते हैं, where the source code symbol itself is treated as a key for the hash function and the return value is to be information about the symbol। तो यहाँ पर की बात की हुई है। तो की जो है, चूँकि हमारे जितने भी सिंबल टेबल्स होते हैं कंपाइलर में वो ज़्यादातर इस्तेमाल किया जाता है हैश टेबल्स को। तो हैश टेबल कैसा होता है? हैश टेबल कुछ इस तरीके से होता है। हैश टेबल में एक की होती है, फिर उसके कॉरस्पॉन्डेंस एक वैल्यू होती है। जैसे हमारे पास जॉन स्मिथ है, तो जॉन स्मिथ का इंडेक्स कौन सा है? 873 है। तो 873 पे इसकी ये लोकेशन बनती है और ये हमारे पास जॉन स्मिथ है, ये उसकी वैल्यू है। अगर हम यहाँ पर देखें, ये हमारी की है, ये वाला कॉलम जो है वो की का है, ये वैल्यू है। तो जब हम की को कॉल करते हैं तो वैल्यू ट्रिगर हो जाती है। तो हमारे पास जितने भी ये सिंबल टेबल्स होते हैं वो इनफैक्ट इसी तरह हैश टेबल में इस्तेमाल हुए होते हैं। जैसे हमारे पास ये हमारे पास सम नेम है, तो ये सम नम है, तो ये हमारे पास फंक्शन है। तो ये फंक्शन जो है वो हमारा इस हैश टेबल में जो है वो स्टोर होगा, इस तरीके से होगा। अब हम ऑपरेशंस की बात करते हैं। तो ऑपरेशंस क्या होते हैं? ये जो ऑपरेशन होते हैं, जैसे हमारे जो फंक्शंस होते हैं, कोई चीज़ सरंजाम देते हैं तो उसको हम ऑपरेशंस कहते हैं। इस सिंबल टेबल आइदर लीनियर और हैश शुड प्रोवाइड द फॉलोइंग ऑपरेशंस। तो सिंबल टेबल जो होता है या तो वो लीनियर होगा या हैश टेबल में बना होगा, तो वो ऑपरेशंस भी प्रोवाइड करेगा। तो ऑपरेशंस क्या होते हैं? हमारे फंक्शंस होते हैं। तो जब मैं ऑपरेशंस की बात करूं तो इसका मतलब है वो फंक्शन की मैं बात कर रहा हूं। इंसर्ट, ये एक फंक्शन है। दिस ऑपरेशन इज़ मोर फ्रीक्वेंटली यूज बाय द एनालिसिस फेज। तो एनालिसिस फेज जो है ये सबसे ज़्यादा इंसर्ट का फंक्शन इस्तेमाल करता है। द फर्स्ट हाफ ऑफ द कंपाइलर where the tokens are identified and names are stored in the table. This operation is used to add the information in the symbol table about the unique name occurrence in the source code. The format or structure in which the names are stored depends upon the compiler in hand. तो जब हमारे पास सोर्स कोड आता है तो उसकी डिफरेंट हम टोकन्स जो है वो जब बनाते हैं, तो वो टोकन्स बनाने के बाद उसकी इंफॉर्मेशन जब हम सिंबल टेबल में स्टोर करते हैं, तो ये कौन सा ऐसा फंक्शन है जो कि उसको सारी चीज़ों को स्टोर करता है, वो इंसर्ट का फंक्शन होता है, ताकि हम चेक कर सकें कि कौन से डाटे की कितनी अक्रेंस है। An attribute for a symbol in the source code is the information associated with the symbol. This information contains the value, state, scope and type about the symbol. The insert function takes the symbol and its attribute as arguments and store the information in the symbol table. तो हमारे पास insert function जो है वो ना सिर्फ आपके जो वेरिएबल की डिक्लेरेशन है, उसके फंक्शंस हैं, उसको स्टोर करता है। इसके अलावा हमारे पास उसके जो वेरिएबल्स होते हैं, एट्रीब्यूट्स होते हैं, उसकी भी इंफॉर्मेशन जो है वो इसके अंदर स्टोर करता है। तो इस तरीके से जो है वो हमारी ये जो कंपाइलर है जो बैकएंड पे इस तरीके से ऑपरेशंस को परफॉर्म करता है। आई डू होप कि इस लेक्चर की मदद से आपकी काफ़ी अंडरस्टैंडिंग हो गई होगी कि बैकएंड के ऊपर मेमोरी की एलोकेशन किस तरीके से हो रही है, स्टैटिक हो रही है या डायनामिकली हो रही है। स्टैटिक जो है वो क्यों हो रही है, डायनामिकली में कौन कौन से डाटा स्ट्रक्चर को हम इस्तेमाल कर रहे हैं। नेक्स्ट लेक्चर में हम जो है वो स्कोप को देखेंगे कि हमारा ये जो कंपाइलर है वो, जैसे हमारे पास ये एक इनर स्कोप है, फिर हमारे पास एक्सटर्नल स्कोप है, तो उसको हमारा कंपाइलर किस तरीके से आइडेंटिफाई करेगा। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।